बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य यानी हिंदी साहित्य जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी यूनिट्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं और जिनसे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं, उन सभी टॉपिक्स के इम्पॉर्टेंट नोट्स को, क्वेश्चंस को इस क्लास में कवर करेंगे। तो लास्ट तक क्लास को बहुत ही ध्यान से ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देखेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट में आपको पढ़ना है भारतीय ज्ञान एवं परंपरा, जिसमें कि आदिकालीन मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास, यानी आदिकाल और मध्यकालीन। मध्यकाल में जो हिंदी काव्य का इतिहास रहा है, इसके बारे में पढ़ना है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है बहुत ही ज़्यादा, वह यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा एवं हिंदी साहित्य के विकास का वर्णन कीजिए। भारत का जो ज्ञान परंपरा चली आ रही है और साथ ही हिंदी साहित्य का जो विकास अभी इस समय इतनी विकसित हो चुकी है हमारी हिंदी भाषा, इसका इतिहास, इसका विकास किस तरह से हुआ, यही सब आपको इस आंसर में लिखना होगा। चलिए देख लेते हैं उत्तर को किस तरह से। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो बहुत ही ध्यान से देखिए। उत्तर, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है, यानी यहीं से शुरुआत होती है हमारी हिंदी भाषा की। तो बहुत ही पुरानी है और बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत से लेकर बौद्ध और जैन ग्रंथों तक ज्ञान की धारा निरंतर बहती रही, यानी यहीं से शुरुआत, इन्हीं सभी ग्रंथों से हमारे हिंदी भाषा की शुरुआत हुई और हिंदी साहित्य इसी परंपरा का उत्तराधिकारी है। इन्हीं के पश्चात हमारी हिंदी भाषा जो है वह अस्तित्व में आई और शुरुआत होती है आदिकाल से। आदिकाल से ही हिंदी काव्य जो है वह लोक जीवन, धर्म और वीर रस से जुड़ा रहा। आदिकाल सबसे पहला काल माना जाता है और यहीं से ही लोक जीवन, सांसारिक जीवन के साथ साथ धर्म और वीर रस, इन सभी को हिंदी साहित्य में, हिंदी काव्य में शामिल किया जाने लगा। अब देखिए आदिकाल के जो प्रमुख साहित्य हैं, यानी आदिकाल और कितने भागों में बांटा गया है। तो आदिकाल जो है वह, आदिकाल में जो है सिद्ध साहित्य आता है, जैन, रासो, नाथ, ये चार जो है मुख्य रूप से साहित्य ने धार्मिक और सामाजिक जागरण फैलाया। और बाद में फिर आया क्या, भक्ति काल आया, जिसने मानवता को ईश्वर भक्ति और प्रेम से जोड़ा। जब आदिकाल आया तब से ईश्वर भक्ति जो है वह हिंदी काव्य की रचनाओं में शामिल होने लगा। और याद रखिए, ट्रिक कैसे याद रखेंगे इस आंसर को आप, कि वेदों से शुरू भक्ति में फूल, यानी वेद, जब वेदों की शुरुआत हुई तभी उसके बाद से ही भक्ति काल आया और यही जो है हिंदी काव्य की भूल भुलैया का मूल है। यही से शुरुआत हो जाती है हमारे हिंदी काव्य की। पहले आता है आदिकाल और फिर आ जाता है भक्ति काल। अब देखेंगे यूनिट नंबर सेकंड में आपको क्या पढ़ना है और जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स और क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। यूनिट नंबर सेकंड, जिसमें कि आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास। अभी तक हमने आदिकाल के बारे में देखा था, लेकिन यहाँ से यूनिट नंबर सेकंड में आपको आधुनिक काल के बारे में देखना है। तो आधुनिक काल के से रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है कि आधुनिक हिंदी काव्य की विकास की प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिखिए। जो आधुनिक काल है, किस तरह से इसका विकास हुआ और इसकी प्रमुख प्रवृत्ति कौन कौन सी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे शुरुआत हुई आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल की शुरुआत जो है वह मानी जाती है 1857, यानी जब स्वतंत्रता संग्राम के बाद हिंदी काव्य में नया युग प्रारंभ हुआ, इसी को कहा जाता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में क्या है कि समाज, संस्कृति, राष्ट्र और मानवता की भावना में काव्य दिखाई देते हैं।
अभी आदिकाल में और भक्ति काल में क्या हो रहा था कि वेद पुराण लिखे जा रहे थे और उस समय जो है ईश्वर भक्ति और प्रेम अध्यात्म इन सभी चीज़ों के बारे में था। लेकिन जब 1857 यानी आधुनिक काल में जो है वह ये सब चीज़ें नहीं थी, बल्कि समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में और साथ ही राष्ट्र और मानवता इन सभी से संबंधित जो है काव्य रचनाएं होने लगी, इन सभी भावों से। अब देखिए प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी है आधुनिक काल की और प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो जिस तरह से आपने देखा था कि जो वो आदिकाल था उसमें कुछ भाग बटे हुए थे, जैसे कि राशो हो गया और नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, इस सभी को देखा था। उसी तरह से जो आपका आधुनिक काल आता है उसमें भी कुछ भाग बटे हुए हैं, यानी वो भी कई प्रकार का है। तो आधुनिक काल जो है बटा है, पहला आता है भारतेंदु युग। आधुनिक युग के अंतर्गत आता है भारतेंदु युग, और भारतेंदु युग में जो रचनाएं की गई थी वह जागरण और नव जागरण की भावना, क्योंकि उस समय हमारे देश में जो है आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो जागरण और नव जागरण लोग जो है बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो रहे थे अपने अधिकारों को लेकर, और समाज में जो भी असमानताएं चल रही थी इन सभी से, तो काव्य रचनाओं में भी ये सभी भावनाएं देखने को मिली। अब आदिकाल का दूसरा युग जो आता है, आदिकाल आधुनिक काल सेम है तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन बता रहे हैं फिर से कि आधुनिक काल का जो दूसरा माना जाता है युग वो है द्विवेदी युग। भारतेंदु युग के बाद जो है वह आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में जो है वो नैतिकता और सुधार, इन सभी विषयों पर रचनाएं की जाती थी, नैतिकता और सुधार के बारे में। तीसरा आ जाता है छायावाद, जिसमें कि भावुकता, प्रेम और प्रकृति इनके बारे में रचनाएं होती हैं। और फिर आता है प्रगतिवाद युग, जो कि समाज और यथार्थ यानी स्वतंत्रता के बाद आता है हमारा प्रगतिवादी युग। स्वतंत्रता के बाद से प्रयोगवादोत्तर युग और नई कविता ये आते हैं। नई कविताओं में जो है व्यक्ति अनुभव और सच्चाई के बारे में कवि ने रचनाएं की है। और ट्रिक देख लीजिए कि ये 4 हैं आधुनिक काल के प्रमुख भाग या काल। अब देखिए यूनिट नंबर 3, जिसमें कि विद्यापति प्रमुख कवि हैं, जो इनके बारे में पढ़ना है, इनके प्रमुख रचनाओं के बारे में, और ये बताना है कि इन्होंने जो रचनाएं की हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं और किन विषयों पर इन्होंने रचनाएं की हैं, यही सब। तो पहली रचना इनकी जो आ जाती है पदावली। पदावली के अंतर्गत इन्होंने राधा की वंदना, कृष्ण प्रेम, राधा प्रेम, ये 3 मुख्य इनकी रचना मानी जाती है पदावली के अंतर्गत। और विद्यापति हैं कौन, चलिए सबसे पहले ये देखते हैं। तो विद्यापति जो है एक प्रसिद्ध मैथिली के कवि माने जाते हैं विद्यापति, और इनकी जो पदावलियों में प्रेम, भक्ति और लोक भवन का सुंदर संगम है। जैसे कि राधा कृष्ण का प्रेम आत्मा और परमात्मा का मिलन का प्रतीक है। राधा कृष्ण का प्रेम जो है वह इनकी रचना में वह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। और इनके मुख्य विचार जो है इनकी रचनाओं में वह है कि मधुर और श्रृंगारिक भक्ति, सरल भाषा, लयपूर्ण छंद और भावनाओं का संजीवनता। और ट्रिक याद रखिए कि राधा कृष्ण प्रेम ही विद्यापति का नेम। यूनिट नंबर 4, जिसमें कि भक्तिकालीन कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में आपको पढ़ना है। और इनकी प्रमुख रचना जो है वह है रामचरितमानस, जो कि आपके सिलेबस में रामचरितमानस का अयोध्या कांड, जिसमें कि दोहे 28 से 41 तक के बारे में आपको पढ़ना है। और यहीं से रिलेटेड पद्यांश जिनका व्याख्या और संदर्भ आपके एग्जाम में लिखने को बहुत ही ज़्यादा आता है। तो चलिए उत्तर देख लीजिए कि तुलसीदास जो है वह श्री राम के आदर्श चरित्र को जनता के सामने रखा है रामचरित यानी रामायण के माध्यम से। इनकी भाषा जो है वह सरल और प्रभावशाली है। साथ ही इन्होंने भक्ति, मर्यादा, नीति उनकी काव्य की आत्मा है।
मुख्य बिंदु क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या है इनकी रचना की, कि इन्होंने राम भक्ति और जीवन का आदर्श और दोहे में इन्होंने नीति प्रेम भाव को चित्रित किया। साथ ही ये राम और मर्यादा प्लस भक्ति, यही तुलसी का सार है। अब देखते हैं यूनिट नंबर 5, जिसमें कि निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि हैं, जैसे कि कबीर दास हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी एग्जाम में। तो कबीर दास जो है वह, इनकी प्रमुख रचना है साखी सबद और रमैनी बीजक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कबीर दास की। तो कबीर दास जो है वह ईश्वर को निराकार बताया, इसीलिए यह जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। और इनकी काव्य जो है वह समाज सुधार और मानवता का संदेश देता है। इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं का मुख्य विषय जो है वह क्या रखा है, कि समाज में सुधार हो और मानवता का संदेश। और यह जाति पात का जो है विरोध करते हैं और एकेश्वरवाद, यानी को ईश्वर को एक मानते हैं, अलग नहीं मानते। सादगी या सत्य और सादगी की शिक्षा दे। दूसरे कवि जो आते हैं वह है जायसी, जिनकी प्रमुख रचना है पद्मावत। पद्मावत में जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेम भक्ति और त्याग का अद्भुत चित्रण किया है। रतन सेन और पद्मावती की कहानी जो है, इस कथा में आत्मा और परमात्मा का प्रतीक मानी जाती है। ट्रिक याद रखिए कि कबीर ने कहा खुद को खोजो और जायसी ने प्रेम ही भगवान है। यूनिट नंबर 6, जिसमें कि रीतिकालीन कवियों के बारे में पढ़ना है। 2 कवि जो है जो कि आपके सिलेबस में है और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। केशव दास जो है वह रीतिकाल काव्य सौंदर्य और श्रृंगार प्रधान, यानी रीतिकाल का जो काव्य है उसमें सौंदर्य और श्रृंगार प्रधान काव्य है रीतिकाल में। और कवियों ने प्रेम और नारी सौंदर्य और अलंकारों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है रीतिकाल में। केशवदास जो है नीति और काव्य शास्त्र के आचार्य हैं, जबकि बिहारी जो है वह दोहे के महारथी बिहारी सतसई इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। ट्रिक याद रखिए कि रीतिकाल जो है वह रस प्लस रूप प्लस रीत। अब आता है यूनिट नंबर 7, जिसमें कि आधुनिक काल से रिलेटेड जो कवि हैं उनसे संबंधित आपको पढ़ना है। सबसे पहले कवि जो है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र और इनकी रचना है प्रेम के दोहे ब्रज के तट पर। और उत्तर देखिए कि भारतेंदु जो है वह आधुनिक हिंदी के जनक कहे जाते हैं, हिंदी साहित्य के। और इनकी काव्य में जो है वह देशभक्ति, सामाजिक जागरण और मानवता का प्रेम झलकता है। हरिश्चंद्र ने कहा है कि जागो भारत का मंत्र दी। अब देख लीजिए यूनिट नंबर 8, जिसमें कि छायावादोत्तर कविता और आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। छायावादोत्तर कविता का नाम है छायावाद के बाद जो भी कविताएं लिखी गई हैं, यानी आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जिसके में कि कवि आते हैं छायावाद के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इन कवियों ने जीवन, प्रकृति, मानवता और स्वतंत्रता को काव्य का विषय बनाया है। और साथ ही इन्होंने जिन टॉपिक्स पर रचनाएं की हैं, जयशंकर प्रसाद ने करुणा और नारी सम्मान, निराला ने विद्रोह और नवीनता और पंत ने प्रकृति और सौंदर्य, जबकि महादेवी वर्मा ने करुणा और आध्यात्मिक प्रेम। तो इस तरह से ये 4 छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं, ये 4। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है सिलेबस। अगर क्लास पसंद आई है या कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। PDF चाहिए तो कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करिए एग्ज़ाम की और बहुत ही अच्छे नंबर ले आइए।